वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या होती है। तो लेक्चर 25 है पॉलिटी का, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विधायी शक्ति होती क्या है? ये संसद का अनिवार्य भाग है, यानी कि जो विधायी शक्ति है कानून बनाने वाली संसद का अनिवार्य भाग है। तो संसद में कितने भाग होते हैं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, यानी कि संसद के हमारे अनिवार्य भाग 3 है। लोकसभा राज्यसभा का सत्र आह्वान आवास का अधिकार और लोकसभा भंग करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास ही है, यानी कि वो लोकसभा और राज्यसभा के सत्रों का आह्वान भी कर सकता है और उनको भंग भी कर सकता है। यह आर्टिकल किसमें आता है? यह आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं। संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार ये हमारा किसके तहत है? ये आर्टिकल 108 के तहत है, यानी कि जो संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा वो 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये है कि जो ये संयुक्त सत्र बुलाया जा रहा है, जो उसकी अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ये यहाँ पर एक ट्रिकी बात है कि जो संयुक्त सत्र बुलाया गया है लोकसभा और राज्यसभा का, उसकी जो सदस्यता करेंगे वो हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष है वर्तमान ओम बिरला जी, वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। बुलाएगा कौन? बुलाएंगे राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति कहने पर वो बुलाया जाएगा, लेकिन अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो उसकी अध्यक्षता करेगा। तो 108 के तहत संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा और लोकसभा भंग करने का, लोकसभा राज्यसभा के सत्र आप बुलाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। वो आर्टिकल 85 के तहत इसको भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण ये कौन सा आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 87 में आता है। अभिभाषण से मतलब जब प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र और लोकसभा चुनाव के पश्चात नई गठित लोकसभा का प्रथम सत्र हो तो वो राष्ट्रपति क्या करते हैं? वो अभिभाषण देते हैं, यानी कि प्रथम जब भी प्रत्येक वर्ष किसी भी सत्र का आह्वान होता है तो क्या होता है? वहां पर राष्ट्रपति आकर भाषण देते हैं। ऐसे ही जब कोई नई सरकार बनती है तब वो आकर अभिभाषण देते हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल के तहत है? ये आर्टिकल 87 के तहत है। लोकसभा में वो क्या होते हैं? 2 अंगल जो इंडियन होते हैं उनको वो मनोनीत कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत है? ये आर्टिकल 331 के तहत है। लेकिन जो ये संख्या है ये वाली, ये जो ये राज्यसभा में है और ये अनुच्छेद 80 के तहत है, यानी कि अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में जो हमारे राष्ट्रपति साहब है 12 लोगों को नॉमिनेटेड कर सकते हैं। और वो 12 लोग कहां से हो सकते हैं? वो कला से भी हो सकते हैं, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने कोई विशिष्ट योगदान दिया हो। तो यहां से जो आप ये देख रहे हैं इनको ध्यान से देख लो। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं और राज्यसभा में वो 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। लोकसभा में वो आर्टिकल 331 के तहत नॉमिनेट करेंगे और राज्यसभा में वो आर्टिकल 80 के तहत नॉमिनेट करेंगे। अनुच्छेद 111 संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास लाया जाता है। जो 111 ये किससे रिलेटेड होता है? ये आर्टिकल है धन से रिलेटेड, यानी कि इसको बोलते हैं धन विधेयक। यानी कि जो हमारा 111 है इसको धन विधेयक बोलते हैं। इसको मंजूरी दे सकता है, मंजूरी देने से इनकार कर सकता है। अधिकतम एक बार संसद के पास पुनः विचार के लिए वापस वो भेज सकता है। लेकिन अगर उन्होंने एक बार संसद के पास दोबारा उन्होंने भेज दिया विचार करने के लिए और संसद ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है और फिर से राष्ट्रपति के पास उन्होंने उसको भेज दिया, तो फिर राष्ट्रपति को ये पास करना ही करना होगा। फिर वो उसको मना नहीं कर सकते। अगर वो पहली बार चला गया तो पहली बार तो वो उसको रोक सकते हैं, मना नहीं कर सकते। लेकिन अगर उन्हें एक बार दोबारा उसके लिए भेज दिया, क्या कहते हैं, संसद के पास भेज दिया, तो फिर उसको संसद ने इंप्रूवमेंट के बाद राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो फिर राष्ट्रपति उसको मना नहीं कर सकते। वीटो शक्ति यानी कि वीटो पावर, जो ये राष्ट्रपति से काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। वीटो पावर ये लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है अर्थ या रोकना। ये होती है आंतरिक, विशेष और निबंधनकारी और जेबी। जेबी को हम पॉकेट वीटो पावर भी बोलते हैं। जो ये विशेष पावर है ये केवल यूएसए के अंदर फॉलो की जाती है। ये हमारे इंडिया में इतनी विशेष में कभी जरूरत पड़ी नहीं है इसकी। तो जो विशेष वाली है यूएसए के अंदर फॉलो की जाती है। जो ये जेबी है इसको बोलते हैं हम पॉकेट वीटो। तो जो आंतरिक वीटो शक्ति को एब्सोल्यूट वीटो पावर कहते हैं कि जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने से मना कर दे, प्राय 2 परिस्थितियों में इसका प्रयोग होता है। गैर सरकारी सदस्यों के संदर्भ में, जब विधेयक पारित होने के बाद मंत्रिमंडल बदल जाए और नए मंत्रिमंडल के राष्ट्रपति को विधेयक पर मंजूरी सहमति न देने की सलाह दे। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आपने देखा ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। राज्यसभा में और लोकसभा में बीजेपी के हमारे सांसद हैं और एक कांग्रेस के सांसद हैं। तो ये कांग्रेस है, ये कौन सी है? ये गैर सरकारी
सदस्य हैं। मान लो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कोई विधेयक पास करने के लिए राष्ट्रपति साहब के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसको मना भी कर सकते हैं। एक तो ये वाला हो गया। दूसरा विधेयक वो हो गया कि मान लिया कि ये 5 साल हो गए और ये सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार कांग्रेस में कन्वर्ट हो गई, तो अब क्या होगा, ये जो विधेयक है ये बीजेपी के टाइम का था, तो कांग्रेस ने क्या कहा, उन्होंने राष्ट्रपति को सलाह दी कि आप इस विधेयक को पास नहीं करोगे, तो वो इसको पास नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये आंतरिक वीटो शक्ति, एब्सोल्यूट वीटो पावर, किस तरीके से वो एक विधेयक को मना कर सकते हैं। एक तो गैर सरकारी, यानी कि वो सरकार में नहीं है सांसद, और दूसरी सरकार बदल गई और उन्हें सलाह दी कि आप इस विधेयक को पास नहीं करोगे। दूसरी होती है निलंबनकारी वीटो शक्ति। इसमें होता है क्या है, अनुच्छेद 111 के तहत कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा के पास पुनः वापस भेज दिया जाए। मैंने जैसे कहा कि अगर वो पुनः भेज दिया गया और संसद ने उसको फिर से क्या कर दिया, कुछ इंप्रूवमेंट के पास फिर से भेज दिया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उसको मना नहीं कर सकते। तो इस तरीके से निलंबनकारी वीटो शक्ति है। जेबी वीटो शक्ति बोलते हैं, इसको पॉकेट वीटो भी बोलते हैं। ये होती है कि राष्ट्रपति इस पर अपना कोई निर्णय नहीं देते और उस विधेयक को अपनी जेब में रख लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि अनिश्चित समय के लिए उन्होंने उसको क्या किया, अपने पास रख लिया, यानी कि उस पर वो अब 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, और अनगिनत समय भी होता है, यानी कि अनकाउंटेबल, यानी कि इन्फिनिटी टाइम के लिए उन्होंने इसको क्या किया, अपनी जेब में रख लिया, इसलिए उसको बोलते हैं वीटो शक्ति। ऐसा अभी तक केवल एक बार हुआ है, 1986 में जब डाकघर शोषण अधिनियम आया था, तो उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे, प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी वीटो पावर का यूज किया था। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जिन्होंने अपनी वीटो पावर का यूज किया था, तो वो ज्ञानी जैल सिंह जी थे जिन्होंने अपनी वीटो पावर का यूज किया था। अब ऐसे विधेयक जिनके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है, जैसे कि किसी नए राज्य का निर्माण करना हो या राज्य क्षेत्र की सीमा या नाम में परिवर्तन करना हो, तो ये कौन सा अनुच्छेद बताया था हमने, अनुच्छेद 3 में बताया था, इस पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। धन विधेयक किस रिलेटेड है, 110 से रिलेटेड है, लेकिन ये धन विधेयक है, इसको क्या है, इसको राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता, केवल इस पर सुझाव दे सकता है कि इसमें आप ये इंप्रूवमेंट कर लो, लेकिन ये इसको पास करना ही करना होगा, क्योंकि जो धन विधेयक है इसको कौन लाता है, धन विधेयक को लोकसभा के सदस्य लाते हैं। ऐसा विधेयक जो भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित हो किंतु धन विधेयक नहीं है, इस पर भी क्या है, इस पर भी पूर्वानुमति आवश्यक है। भूमि अधिग्रहण संबंधी विधेयक हो, व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला राज्य का कोई विधेयक हो, यानी कि किसके तहत आता है, आर्टिकल 304 के तहत आता है। कराधान से संबंधित कोई ऐसा विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता है, यह आर्टिकल 274 होता है, यानी कि इसमें भी आपको पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी, यानी कि आप पहले राष्ट्रपति की जानकारी लोगे, उसके बाद ये आप विधेयक लाओगे। एक होता है ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल के तहत अध्यादेश लाया जाता है, तो वो आर्टिकल 1, 2, 3, यानी कि 1, 2, 3 आ गया तो मतलब अध्यादेश आ गया। तो ये क्या है, ये कोई कानून बनाना हो सकता है, विधायिका संसद हो सकती है। लोकसभा और राज्यसभा अधिनियम, यानी कि क्या होता है, ये हमारे विधेयक के अंदर आते हैं। मान लिया हमें कोई अकस्मात कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई, तो वो अभी किसके पास है, वो राष्ट्रपति के पास है, इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही अध्यादेश बोलते हैं। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में सत्र तो चल नहीं रहा था, अचानक हुआ कि हमें किसी कानून की जरूरत पड़ गई, तो वो जो शक्ति है कानून बनाने की वो केवल राष्ट्रपति के पास है, इसे ही ऑर्डिनेंस कहा जाता है, जो अनुच्छेद 123 के तहत लाया जाता है। इसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं कि संसद के दोनों सदनों, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में से कम एक सदन क्या है, सत्र में ना हो। कानूनी की तुरंत अकस्मात आवश्यक हो, यानी कि कोई कानून हमें इमीडिएट बनाना हो तो हमें अध्यादेश लाना पड़ेगा। अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा पारित किसी कानून या विधि का होना है, वही अध्यादेश का भी क्या होगा, प्रभाव होता है। अध्यादेश की आयु कितनी होती है, वो 6 महीने से लेकर यानी कि 6 सप्ताह तक भी हो सकती है। यानी उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से वही लोकसभा और राज्यसभा के सत्र बैठेंगे, उन पर बहस चलेगी, उसके बाद पता चलेगा कि अगर ये ठीक है तो वो पास हो जाएगा, नहीं ठीक होगा तो उसको एक सीमा के बाद खत्म कर दिया जाएगा। ये होता है अध्यादेश। जिस तारीख को संसद के दोनों सदन सत्र में आ जाए, उस तारीख से 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश क्या हो जाएगा, संसद द्वारा पारित होगा। यानी कि अगर वो पारित नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेंस को कैंसिल माना जाएगा। यानी कि 6 महीने तक तो उसकी आयु है, लेकिन 6 सप्ताह ये कैसी है कि जैसे ही दोनों सदन बैठ गए वहां पर लोकसभा और राज्यसभा, तो उसको 6 हफ्ते के अंदर, यानी कि 6 हफ्ते कितने बैठेंगे, 6 हफ्ते बैठेंगे, लगभग आपके 30 और 14
ये हो गए आपके 44 दिन, लगभग 45 दिन के बाद आपको ये अध्यादेश पारित करना होगा। नोट, यहाँ पर नोट देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं। वापस कैसे ले सकते हैं, इसकी न्यायिक समीक्षा का विषय होगा। कहने का मतलब ये है अध्यादेश लाने की वजह क्या थी, तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, क्या अध्यादेश किसी मूल अधिकार से असंगत तो नहीं है, यानी कि अगर कोई अध्यादेश ऐसा आ गया कि फंडामेंटल राइट से मेरा प्रभावित हो रहा है, तो वो अध्यादेश क्या हो जाएगा, वो अध्यादेश राष्ट्रपति वापस भी ले सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ऑर्डिनेंस होते क्या है जी। इस सेक्शन में हमने पता किया कि वीटो पावर किसने यूज की थी, जो राष्ट्रपति थे यानी जैल सिंह जी। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।